4 अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्न 12th बायोलॉजी। तो चलिए इसको देखते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, स्वपरागण ये है परपरागण। इसमें एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और इसमें एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इनमें से किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें साधन अथवा माध्यम जैसे वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही संभव है। स्वपरागण की यह क्रिया एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकती है। अगला है, इसमें पुष्प छोटा होता है तथा पुष्प के लिए रंग, सुगंध तथा मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पुष्प बड़ा होता है तथा कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीला, भड़कीला, रंगीन, सुगंधित मकरंद का होना आवश्यक होता है। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। तो यह अगुणित रचना है। भ्रूण पोष जो होता है यह त्रिगुणित रचना होती है। यह बीजांड में पाया जाता है, यह बीजों में पाया जाता है। इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व हो जाता है, यह निषेचन क्रिया के पश्चात बनता है। इनमें भोजन संचित होता है, इसमें भोजन इसमें भोजन संचित नहीं होता है, इसमें भोजन संचित होता है। भ्रूण कोश ही नाम है, पोषण का काम करता है। इसमें प्रतिमुख कोशाएं, अंडकोशा, सहायक कोशाएं तथा मध्य में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। भ्रूणपोष में प्रथमक कोशा, अंडकोशा, सहायक कोशा इत्यादि नहीं होता, सभी कोशाएं एक समान होती हैं। अगले प्रश्न को समझते हैं। नर युग्मक जनन क्या है? पौधों में नर युग्मक जनन क्रिया का वर्णन कीजिए अथवा पराग कणों के विकास का वर्णन करिए। तो चलिए पहले इसको शब्दों में देख लेते हैं, फिर इसका चित्र समझते हैं। तो नर युग्मक जनन, नर युग्मकों के निर्माण को नर युग्मक जनन या लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं। तो यदि नर युग्मक जनन आ जाए या लघु बीजाणु जनन आ जाए तो आपको वही समझना है। यह क्रिया पुंकेसर के पराग कणों द्वारा होती है। प्रत्येक पराग कोश में दो पालियां होती हैं। प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ की कोई एक कोशिका आकार में बढ़ जाती है, जिसे मातृजन कोशिका कहते हैं। यह विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। अंदर की ओर की कोशिका को बीजाणु जनन कोशिका तक कहते हैं तथा बाहर की भित्ति कोशिका कहते हैं। अब भित्ति कोशिका बार बार विभाजित होकर के बीजाणु जनन कोशिका को घेर लेती है और उसके दो तीन स्तर बना देती है। बीजाणु जनन कोशिका भी विभाजित होकर एक समूह बना देती है, जिनकी कोशिकाएं पराग मातृ कोशिकाएं कहलाती हैं। पराग मातृ कोशिकाओं के चारों ओर स्थित भित्ति स्तर टैपिटम कहलाती है, जो पराग कणों को पोषण देती है। यह स्तर बाद में नष्ट हो जाती है। अब पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा चार कोशिका बना देती है, जिसे चतुष्टक के रूप में स्थित होती है। प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ बाह्य चोल तथा अंतःचोल बन जाता है। अब इसे परागकण कहते हैं। परिपक्व होने के बाद यह परागकण परागकोश में भर जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है और इस तरह से ये चित्र है, जैसे ये ABCD ये पूरा क्रम है और इसी क्रम को आप समझेंगे तो ऊपर इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पराग कणों का विकास होता है या नर युग्मकों का भी विकास होता है। अब चलिए इसी चित्र में देख लेते हैं। अब ये कोष्ठ की कोशिकाएं हैं, कोई कोई कोशिका इसमें क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब बड़ी होती है तो विभाजित होकर के दो तरह की कोशिकाएं बनाती है। एक बनाती है भित्ति कोशिका और एक बनाती है बीजाणु जनन कोशिका। अब भित्ति कोशिका बार बार इस तरह से विभाजित होकर इसके चारों तरफ क्या बना लेती है, आवरण। जब आवरण बन जाता है तो यहाँ पर जो है ये जो बीजाणु कोशिका है या मातृ कोशिका है ये भी विभाजित होती है। और जब ये विभाजित होती है तो ये जो परत बनी थी इसको टैपिटम कहते हैं। ये इसका पोषण का काम करती, इससे भोजन प्राप्त करता है। फिर ये टैपिटम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
इसके समाप्त होने के बाद फिर मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद यहाँ इस तरह से 4 परागकण बन जाते हैं। तो यही क्रिया हमको वहाँ पर शब्दों में लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी बीजांड के भागों का विवरण देते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाना है। कभी कभी ये चित्र भर आ जाता है, विवरण नहीं आता, लेकिन चलिए इसको विवरण सहित समझते हैं। जैसा चित्र में है उसी का तो विवरण है। तो देखिए, बीजांड अंडाशय की दीवार से एक डंठल द्वारा जुड़ा रहता है, इसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत के स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है, वह स्थान नाभिका कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। यह भाग पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। अध्यावरण बीजांड काय को पूर्णतः नहीं ढकते, बल्कि कुछ भाग खुला ही रह जाता है। इस स्थान को बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। भ्रूणपोष के अंडद्वारी छोर की ओर 3 केंद्रक मिलते हैं। इनमें से एक अंडगोल व 2 सहायक कोशिकाएं बनाती हैं। निभागी छोर पर भ्रूणपोष में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और बीचों बीच द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। तो इस तरह से आप ये चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ें ऊपर शब्दों में लिख हैं उन्हीं को यहाँ पर चित्र में दर्शाना है, या चित्र को ही किस में दर्शाना है, शब्दों में दर्शाना है। तो ये बीजांड की संरचना का चित्र है, एक बार इसको कॉपी में बना के देख लीजिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। स्पर्मेटोजिनेसिस और oogenesis में हमको अंतर लिखना है। तो चलिए इस अंतर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्रिया द्वारा वृषण से स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु का निर्माण होता है। इस क्रिया द्वारा अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। इस विधि में वृषण की जर्मिनल इपिथीलियम कोशिकाओं के परिपक्वन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनता है। यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय की जर्मिनल इपिथीलियम कोशिकाओं से प्राथमिक oocyte बनता है। इसमें स्पर्मेटोसाइट है और इसमें oocyte है, इसमें वृषण है, इसमें अंडाशय है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के विभाजन से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। प्राथमिक oocyte के विभाजन या निषेचन के समय शुक्राणु में प्रवेश द्वारा इससे एक अंडाणु एवं 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। जब निषेचन हो जाता है तब फिर प्राथमिक oocyte में ये विभाजन होता है। शुक्राणु में पीतक नहीं पाया जाता है और अंडाणु में पीतक पाया जाता है। शुक्राणुओं की संख्या अधिक होती है और अंडाणुओं की संख्या कम होती है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप ये चित्र देख लीजिए, इसकी एक प्रैक्टिस करना है कि कहाँ शुक्राशय है, यूरेटर है, स्खलन नलिका है, प्रोस्टेट है, शिश्नमूत्र नली है, अग्रछद है, वृषण कोश है, वृषण है, शुक्रवाह है, अधिवृषण, इस तरह से यहाँ पर है। और ये इसके सम्मुख से इस तरह से दिखता है कि कहाँ कहाँ कौन से अंग स्थित हैं। तो इनमें से आपको ये बाहर की लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइन भी बना देंगे तो पर्याप्त है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को देख रहे हैं कि कैसे कैसे इस चित्र को बना करके इसका नाम लिखा है। योनि है, ग्रीवानाल है, गर्भाशय ग्रीवा है, डिम्ब ग्रंथि कहाँ पर स्थित है, अंडाशय, झल्लरी है, कीप है, एम्पुला, ये संकीर्ण पथ हो गया, अंडवाहिनी का भाग है, गर्भाशय, फंडस है, गर्भाशय की गुहा है, फिर गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, परिगर्भाशय, इस तरह से यहाँ पर विभिन्न परतें होती हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें शो कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर शुक्राणु जनन क्या है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जब वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तब इसे शुक्राणु जनन कहते हैं। अब यह निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये चित्र देखना है कि किस तरह से ये विभाजन हो रहा है। कि यहाँ पर ये द्विगुणित कोशिका है, स्पर्मेटोगोनियम है। अब ये द्विगुणित होकर विभाजित होता है, समसूत्री विभाजन होता है तो ये फिर से 2 कोशिका बना देता है। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो फिर ये द्विगुणित कोशिका बना देता है। अब ये जो है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है। अब ये जो होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए 2 एक्स से ये एक्स हो गया, दोबारा से में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं और यही स्पर्मेटिड से फिर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यही क्रिया हमको अब शब्दों में चरणों में लिखना है। तो पहली अवस्था होती है द्विगुणन की अवस्था।
तो वृषण में शुक्राणु नलिकाओं की दीवार होती है जिसको हम जर्मिनल इपिथीलियम से कहते हैं। और ये जो दीवार होती है इसमें कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। अब दूसरा जो है स्पर्मेटोगोनियम जो है जर्मिनल स्पिथिलियम से तो बन गया, अब इसमें होता है वृद्धिवस्था। इस प्रवस्था में स्पर्मेटोगोनियम भोज्य पदार्थों का संचय करके बड़े आकार का हो जाता है जिसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब देखते हैं परिपक्वन अवस्था। इस प्रवस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का 2 बार विभाजन होता है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। इन अगुणित कोशिकाओं को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का समसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहते हैं। इन 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से इन अवस्थाओं को ध्यान रखना है और ये चित्र बना लेना है, ये इसमें स्थितियां लिखी हुई हैं कौन कौन सी हैं। अब अगले हिस्से में चलते हैं। प्रश्न है शुक्राणु का नामांकित आरेख बनाइए। तो जब आरेख आए तो केवल आरेख ही बनाना है, लेकिन इसके साथ में यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए कि शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए एवं विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, तो भागों को बताना भी पड़ेगा। तो आपको प्रश्न समझना है कि यदि भागों का वर्णन पूछे तब आपको करना है और वरना आपको चित्र भर बना देना है। तो चलिए देखते हैं। शुक्राणु का जो शरीर होता है वो 3 भागों का बना होता है। एक भाग होता है सिर। तो सिर जो होता है वो शंक्वाकार होता है। इस भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। यह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने के लिए सहायता करता है। इस भाग में केंद्रक एवं केंद्रकीय पदार्थ पाए जाते हैं। इस भाग में समीपस्थ सेंट्रियोल भी पाया जाता है। तो ये आपका सिर वाला भाग हो गया। इसके बाद दूसरा मध्य भाग है। इसमें अक्षी तंतु के आधार काय पाया जाता है। अक्षी तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण पाया जाता है। यह भाग शुक्राणु का ऊर्जा का केंद्र होता है। और तीसरा भाग जो होता है वो पूंछ का होता है। यह शुक्राणु का पिछला एवं पतला भाग होता है। इसमें अक्षी तंतु पाए जाते हैं। यह ऊर्जा की सहायता से प्रचलन कर सकता है, माने आगे गति करने में ये सहायता करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे शुक्राणु का संरचना। ये जो है ये सिर वाला भाग हो गया और यहाँ पर ये जो बीच का भाग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ये मध्य भाग हो गया और ये जो पिछला भाग है ये प्रचलन में सहायता करता है। तो इस तरह से आपको एक बार चित्र बना करके देख लेना है शुक्राणु की पूरी संरचना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है अंड जनन क्या है। अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करिए। तो वह है क्रिया जिसमें अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, अंड जनन कहलाती है और यह निम्न चरणों में पूरी होती है। तो इस तरह से चित्र है। यहाँ पर जो कोशिका बढ़ी हुई इसको इगोनियम बोलते हैं। अब ये बार बार समसूत्री विभाजन होता है। तो इस तरह से यहाँ 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका जब बन जाती हैं तो इसके अंदर फिर से यहाँ पर जो है इसकी ग्रोथ फेज होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद फिर भी ये असमान तरीके से इसमें विभाजन होता है जिसमें एक बड़ी कोशिका होती है, ये अर्धसूत्री विभाजन है, और एक छोटी कोशिका होती है। फिर यहाँ पर जो बड़ी कोशिका होती है उसका विभाजन होता है। तो एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनती है, समसूत्री विभाजन हो गया। फिर यहाँ पर जो ध्रुवीय काय बना इसका भी जो है समसूत्री विभाजन होता है। तो इससे भी 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस तरह से इसमें 3 ध्रुवीय केंद्रक बन जाते हैं और इसमें एक अंडाणु का भी निर्माण होता है। अब जो ये चित्र है इसी को शब्दों में लिखना है। तो इस पहली अवस्था है प्रोलिफेरेशन अवस्था। इस अवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती हैं जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर उगोनियम बना देती है। इसके बाद दूसरा है वृद्धि प्रवस्था। इस प्रवस्था में उगोनिया आकार में बढ़ जाती है जिसे प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं। फिर तीसरा होता है परिपक्वन अवस्था। इस प्रवस्था में प्राथमिक ऊसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है जिसमें से बड़ी कोशिका को द्वितीयक ऊसाइट तथा छोटी कोशिका को ध्रुवीकाय कहते हैं। अब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक ऊसाइट में फिर से असमान विभाजन होता है जिसमें से बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है। शेष जो ध्रुवीकाय है उससे 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरे अंडाणु बनने की प्रोसेस है।
अब यहाँ अगले प्रश्न में आते हैं, आनुवंशिकी विभिन्नता के कारण क्या हैं, क्यों जो है अनुवांशिक रूप से लोग भिन्न हो जाते हैं, परिवर्तन क्यों होता है। तो सबसे पहला है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। तो जब किसी जीव के गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है, तब उन पर स्थित अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा भी बदल जाती है, जिसके कारण विभिन्नता पैदा हो जाती है। दूसरा है जीन उत्परिवर्तन। तो जब जीन की संरचना में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। इसके कारण जीन के विन्यास तथा संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिससे जीवों में विभिन्नता आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर है लैंगिक जनन। तो जब लैंगिक जनन होता है तो जीन का विनिमय होता है और उसके कारण भी विभिन्नता आती है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या एक उदाहरण सहित कीजिए, अथवा क्वेश्चन आ जाए द्विसंकरण का उदाहरण देकर युग्मकों की शुद्धता के नियम, या हम इसको स्वतंत्र व्यूहन का नियम भी कहते हैं, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, उसको हमको समझाना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जीवों के विभिन्न जोड़े के गुण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही युग्मकों तथा संतानों में जाते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अर्थात जो एक गुण है या एक जोड़ा जो जीन है वो एक दूसरे के गुणों को प्रभावित नहीं करते, अपने अपने गुणों को वंशागत करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो द्विसंकरण का क्रॉस है उससे हम जानेंगे। तो देखिए, गोल तथा पीले बीज वाले, राउंड और येलो है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये प्रभावी के लिए हो गया। और दूसरा झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले मटर हैं, तो यहाँ पर ये स्मॉल आर ये स्मॉल वाई से दर्शाते हैं, तो ये जो है अप्रभावी जीन है। जब पहली पीढ़ी इनकी संकरण से तैयार होती है, तो इसमें सारे जो हैं गोल और पीले बीज तैयार होते हैं। अब जब हम इसकी दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जब इन्हें आपस में संकरण कराते हैं, तो 9 जो हैं गोल तथा पीले बीज प्राप्त होते हैं, 3 जो है गोल तथा हरे बीज प्राप्त होते हैं, 3 झुर्रीदार तथा पीले बीज प्राप्त होते हैं, और एक जो है झुर्रीदार तथा हरे बीज प्राप्त होते हैं। अब इस निष्कर्ष से हमको क्या मिलता है? तो जब मेंडल ने मटर के 2 जोड़े गुणों की वंशागति का अध्ययन के लिए गोल तथा पीले बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधों के बीच कराया, तो पहली पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार सभी प्रभावी लक्षण हुए और सभी पौधे गोल तथा पीले बीज वाले पैदा हुए। लेकिन जब उन्होंने पहली पीढ़ी के बीजों से उत्पन्न बीजों के बीच संकरण कराया, तो 4 प्रकार वाले बीज प्राप्त हुए। ये इनका अनुपात ऐसा था, गोल तथा पीले बीज वाले 9 थे, गोल तथा हरा बीज वाले 3 थे, झुर्रीदार तथा पीले बीज वाले 3 थे, और झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले 1 थे। इस तरह से अनुपात प्राप्त हो गया। इससे क्या पता चला कि जब जोड़े के कारक युग्मकों के निर्माण के समय पृथक होते हैं और निषेचन के समय वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपव्यूहन करते हैं। तो यहाँ पर जो जोड़े पहली पीढ़ी हमको दिखाई नहीं दे रहे थे, वही दूसरी पीढ़ी में दिखाई देने लगे। माने जो युग्मकों के जोड़े होते हैं वो स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, यही हमको समझाना है इसमें। अब यहाँ अगले प्रश्न को समझते हैं, आनुवंशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए, अथवा सटन एवं बावेरी के आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत को समझाइए। तो चलिए, आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत दे दे, या फिर नाम दे दे कि सटन और बावेरी के आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत लिखिए, तब आपको यही समझना है ये क्या कहता है। चलिए इसको समझते हैं। तो द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र एवं कारक जीन जोड़ों में पाए जाते हैं। तो पहला वही है कि जो जितनी भी द्विगुणित कोशिकाएं होंगी उसमें जीन किस में पाया जाएगा, जोड़े में पाया जाता है। युग्मकों के निर्माण के समय गुणसूत्र एवं अनुवांशिक कारक दोनों अलग हो जाते हैं। तो जब युग्मकों का निर्माण होगा तो गुणसूत्र और अनुवांशिक कारक क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। सभी युग्मकों में समजात गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र तथा कारक के जोड़े में से केवल एक कारक ही आता है। तो समजात का मतलब यही होता है कि जो समान लक्षण रखता है, ऐसे गुणसूत्र जो होते हैं वो एक एक जो है एक मादा से और एक जो है नर से प्राप्त होता है। फिर जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद समजात गुणसूत्र तथा कारक पुनः जोड़े में बना लेते हैं, जिसमें से एक जोड़ा एक गुणसूत्र जो है नर से
तथा कारक माता के अंडाणुओं द्वारा तथा दूसरा जो पिता के शुक्राणुओं द्वारा प्राप्त होता है, जिससे युग्मनज द्विगुणित हो जाता है। तो ये निषेचन के बाद ही ऐसा होता है कि कारक पुनः जोड़े बनाते हैं। इस जोड़े में से जो एक जो होता है वो माता के अंडाणु द्वारा आता है और जो दूसरा है वो पिता के शुक्राणु द्वारा प्राप्त होता है, और फिर से जो होता है युग्मनज द्विगुणित हो जाता है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तथा उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर वंशागत होते हैं। इस तरह से यहाँ पर गुणसूत्र के जो है सिद्धांत है, इसको एक बार पॉइंट वाइज आप देख लीजिएगा, लिख के समझिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए? मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया। मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। इसमें पर परागण द्वारा सरलतापूर्वक संकरण किया जा सकता है। मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्यायी लक्षण होते हैं। सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है, जिसके कारण पौधे समयुग्मजी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। इसका पौधा द्विलिंगी होता है और स्वपरागण द्वारा गुणों की शुद्धता को बनाए रखता है, लेकिन यदि इसके पुष्प के पुमंगों को हटा दिया जाए तो वह एक लिंगी के समान व्यवहार करने लगता है। संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन सक्षम होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया अपने प्रयोग के लिए। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, डीएनए द्विगुणन को समझाइए। डीएनए की श्रृंखला अपने ही समान दूसरी श्रृंखला बनाती है। इस क्रिया को डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। अब यहाँ पर कैसे बनाती है, तो ये आपको चित्र दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये डीएनए है, डीएनए के दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं और इसके बगल में एक नई श्रृंखला बनती है। इसी चीज़ को हमको यहाँ पर वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। वाटसन एवं क्रिक के अनुसार द्विगुणन के समय डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं के क्षारों के हाइड्रोजन डीएनए मॉलिक्यूल बंध टूट जाते हैं और दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। अब क्या होता है, प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये नई डीएनए की इकहरी श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ी बना लेते हैं। तो जब वो दोनों अलग हो जाएंगे तो कोशिका द्रव्य में जो स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं इनके साथ क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। जब जोड़ी बनाएंगे तो क्या होगा, तो जो क्षार होते हैं एडिनिन और थाइमिन, ये दो हाइड्रोजन बंध द्वारा, तथा जो ग्वानिन और साइटोसिन है यहाँ पर ये तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा, तो यहाँ पर साइटोसिन और ये जो ग्वानिन है ये तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते हैं। इसके बाद शर्करा अणु अपने फास्फेट घटक से जुड़कर खुली श्रृंखला के ही समान नई श्रृंखला बना देती है। इस प्रकार प्रत्येक खुली श्रृंखला पुनः नया कुंडलित डीएनए बना देती है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीएनए का द्विगुणन। यहाँ अगला प्रश्न है, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, ग्रिफिथ ने इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिया? तो चलिए इसको समझते हैं। तो ग्रिफिथ ने चूहे पर किए गए प्रयोगों के आधार पर बताया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है और प्रयोग का वर्णन निम्नानुसार है। तो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो निमोनिया का उग्र विभेद वाला वायरस है, ये उग्र विभेद का मतलब जो बीमारी फैला सकता है, तो जब हम इसको चूहे के अंदर डालते हैं तो चूहा मर जाता है। फिर हम दूसरा इसमें वो लेते हैं, निमोनिया का जो जीवाणु है, निमोनिया पैदा करने वाला जो दूसरा वेरिएंट है वो अनुग्र विभेद है, मतलब उसको डालने पर बीमारी पैदा नहीं होगी, तो उसको डालते हैं तो ये जो चूहा है वो नहीं मरता, जीवित बचता है। अब एक काम करते हैं, जो उग्र विभेद का है उसको पहले हम गर्म करते हैं, उसका सत्व निकालते हैं, अर्थात उस जीवाणु को मार डालते हैं, तो मृत जीवाणु लेते हैं उग्र विभेद का, और जो अनिग्र विभेद है उसका जीवित जीवाणु लेते हैं, और दोनों को हम जो है इसमें प्रवेश कराते हैं, तो यहाँ पर जो है ये मर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अनुग्र विभेद का था वो तो जीवित था और उससे चूहा नहीं मरता था, और उग्र विभेद के जो जीवाणु थे उनको तो हमने पहले ही मार दिया, तो उसको बीमारी नहीं होनी थी, चूहा कैसे मर गया? तो कोई ना कोई ऐसा पदार्थ है जो उग्र विभेद के डीएनए को अनुग्र विभेद में ट्रांसफ़र कर दिया है। वह पदार्थ क्या था? डीएनए था। बस इसी चीज़ को हमको शब्दों में लिखना है। तो देखिए, उन्होंने निमोनिया पैदा करने वाले डिप्लोकोकस निमोनी के उग्र विभेद एस सेकेंड को चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो चूहा मर गया।
जब इसके न्यूमोनिया न पैदा करने वाले अनुग्र विभोद आर सेकेंड को चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जीवित रहा। अब उन्होंने तीसरे प्रयोग में अनुग्र विभेद आर सेकेंड के जीवित सदस्यों और उग्र विभेद एस सेकेंड के सख्त हीट किल्ड माने इसको मार दिया गया के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया तो उसे निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। जब इन चूहों का विश्लेषण किया गया तो इन दोनों में विभेद पाए गए, दोनों तरह के विभेद पाए गए। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि जो एस सेकेंड के सत्व में कोई ऐसा पदार्थ था जिसने आर सेकेंड को एस थर्ड में बदल दिया और अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि यह पदार्थ डीएनए था जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समजात तथा समवृत्ति संरचनाओं को उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं समजात संरचना और समवृत्ति संरचना या अंगों में क्या अंतर है। तो जीवों के वे अंग हैं जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता प्रदर्शित करते हैं, ये समजात संरचना कहला गई या समजात अंग कहला गए। समवृत्ति संरचना अंग क्या हैं? जीवों के वे अंग हैं जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी समान कार्य करते हैं। ये संरचनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इनको धारित करने वाले जीव विकास की दृष्टि से जुड़े होंगे। ये इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इनको धारित करने वाले जीव विकास की दृष्टि से अलग अलग होंगे। अब यहाँ ये अंग बाहर से देखने में अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, ये बाहर से समानता प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक संरचना में समानता होती है, आंतरिक संरचना पूर्णतः भिन्न होती है। उदाहरण मेढक के जो अग्रपाद और मनुष्य के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्रपाद, ये सब जो है समजात संरचना है जो रचना की उत्पत्ति की दृष्टि से समानता दर्शाते हैं। तितली, चमगादड़ तथा पक्षी के जो पंख होते हैं वो थोड़ा भिन्न प्रकार के होते हैं, कार्य तो एक जैसे करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास जीवोत्पत्ति के संदर्भ में जैव रासायनिक सिद्धांत के मिलर एवं हेराल्ड के प्रयोग का हमको सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टेनले मिलर तथा हेराल्ड यूरे ने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जैव रासायनिक सिद्धांत, जिसको हम ओपोरिनवाद भी कहते हैं, उसके समर्थन में एक प्रयोग किया और जिसे हम मिलर और यूरे का प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग निम्नानुसार है। तो चलिए यहाँ पर हम इस चित्र को देख लेंगे। तो ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र का हमको वर्णन करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस चित्र में कि सबसे पहले उन्होंने बड़े कांच का फ्लास्क लिया, उसके अंदर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल को भर दिया। दूसरा छोटा फ्लास्क लिया और इसमें इस तरह से व्यवस्था कर दी कि यहाँ का पानी हमेशा उबलता रहे। अब दोनों फ्लास्क को एक कांच की नली से जोड़ दिया और यहाँ पर जोड़ने के बाद जो पदार्थ यहाँ पर बनता होगा उसके लिए यू आकार की नली लगा दी। जब ये भाप यहाँ पर जाता है तो इस तरह से यहाँ पर अब यहाँ पर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगा करके ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ बिजली तड़कती रहे। और इसके बाद इसको इकट्ठा करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ संघनित्र भी लगाया और नीचे यू आकार की नली लगा दिया जहाँ पर ये पदार्थ जो है इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था उन्होंने की और यह प्रयोग 7-8 दिन बाद तक चला और उसके बाद इसका विश्लेषण किया गया कि इसके नीचे कौन सा पदार्थ इकट्ठा हुआ। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है और चित्र के बारे में वर्णन करना है। तो सीधा सीधा देखिए, मैं पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ। उन्होंने बड़े कांच के एक फ्लास्क में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन गैसों का 2:1:2 में भर दिया, क्योंकि ये गैसें उस समय वातावरण में इसी अनुपात में रही रही होंगी। इस अंदाज में उन्होंने इन गैसों को भरा। फिर एक अन्य फ्लास्क की कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क को जोड़ दिया। इस छोटे फ्लास्क में पानी भरकर इसे निरंतर उबालते रहने का प्रबंध भी कर दिया ताकि जल वाष्प पूरे उपकरण में घूमती रहे। अब तीसरा काम उन्होंने क्या किया, कड़कती बिजली का वातावरण उत्पन्न करने के लिए बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के बने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इन इलेक्ट्रोडों के बीच 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा को 7 दिन तक प्रवाहित करके विद्युत चिंगारियां उत्पन्न की। अब इसके बाद क्या हुआ, 7 दिन बाद क्या हुआ उसको देखते हैं। फ्लास्क में बने गैसीय मिश्रण को ठंडा करने के लिए संघनित्र का प्रयोग तथा प्राप्त द्रव को यू आकार नली में एकत्र किया। प्रयोग के अंत में यू नली में गहरा लाल रंग का द्रव बना, जिसके विश्लेषण करने पर इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन तथा स्पार्टिक अम्ल जैसे अमीनो अम्ल सहित शर्करा, वसीय अम्ल, अन्य कार्बनिक यौगिक पाए गए। ये सभी पदार्थ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, इस प्रयोग से इस बात की पुष्टि हुई
कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के रासायनिक संयोग से महत्वपूर्ण विभिन्न जटिल कार्बनिक यौगों का निर्माण हुआ है और पृथ्वी पर हुआ, जो जैविक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। प्रश्न है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर क्या है। तो इसके अंतर को समझते हैं। यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ये सहज प्रतिरक्षा। यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। यह जन्मजात उपस्थित होती है। यह जन्म के पश्चात व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है, यह अनुकूलन के हिसाब से अर्जित होती है। फिर ये तीसरा देखिए, यदि किसी प्रकार से रोग कारक शरीर में प्रविष्ट होने में सफल हो जाते हैं तो प्राकृतिक प्रतिरोधकता सहज प्रतिरक्षा के घटक मुख्यतः वृहद वक्षाणु इन्हें समाप्त कर देते हैं। शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले विशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान करके ये नष्ट करते हैं। इस तरह से अंतर है। यह जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है। यह पूरक प्रतिरक्षी की तरह कार्य करती है, अर्थात प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को आंशिक या पूर्ण रूप से असफल होने पर यह एक पूरक प्रतिरक्षी की तरह कार्य करती है। उदाहरण के लिए देख लें, त्वचा, श्लेष्म झिल्लियाँ, आंसुओं में मौजूद रोगाणुरोधी पदार्थ, लार और भक्षकाणु कोशिकाएं आदि। इसमें जो है बी एवं टी कोशिकाएं जो होती हैं उपार्जित प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, वे कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV का संचारण होता है, अथवा रक्त संचरण से फैलने वाले आज के भयावह रोग का नाम, दो लक्षण तथा मुख्य रोकथाम के उपाय लिखिए। तो यहाँ पर रोग का नाम नहीं लिखा है, तो आपको समझ लेना है कि भयावह रोग जो है वो क्या है, एड्स है, रक्त संचरण से जो फैलता है। फिर उसी को दूसरे तरीके से पूछता है, एड्स क्या है, इसके फैलने के कारण क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पर एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अब इसके संचरण के कारण क्या है, HIV कैसे फैलता है, एक से अधिक स्त्रियों पर सहवास करने पर, संदूषित सिरिंज का प्रयोग करने पर, दूषित रक्त का आदान प्रदान करने पर, अंग प्रत्यारोपण करने पर, कृत्रिम वीर सेचन तकनीकी का उपयोग करने पर, गर्भ के समय माता से बच्चे में ये फैलता है। अब समझते हैं कि रोग के लक्षण क्या हैं। एड्स के संक्रमण के फलस्वरूप अन्य लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करने वाली टी कोशिकाओं की संख्या में बहुत कमी हो जाती है। इससे रोग प्रतिरोधकता क्षमता नष्ट हो जाती है। उग्र रूप से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति अन्य संक्रमणों के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर हम बात करते हैं उपचार की। अभी तक इस रोग के निवारण के लिए कोई उपचार नहीं है। एक बार यह रोग होने पर उस व्यक्ति का बचना असंभव है। फिर भी प्रतिरक्षा उत्तेजन विधि द्वारा शरीर में इस विषाणु की निरोधक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि की जा रही है या की जा सकती है। अब इसके बचाव के या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। एड्स रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाने चाहिए। लोगों को एड्स के घातक परिणामों की जानकारी देना चाहिए। इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। रुधिर देने वाले व्यक्तियों, प्रत्यारोपण के लिए वृक्क है, यकृत है, नेत्र का कार्निया है, वीर या वृद्धि हार्मोन दान करने वाले व्यक्तियों तथा गर्भधारण करने वाली स्त्रियों का निरीक्षण करना और पहचान करना अनिवार्य होता है। तभी हम जो है आगे इनकी क्रिया को होने देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कवकों की उपयोगिता को बताइए। तो कवक किस तरह से उपयोगी हैं, चलिए देखते हैं। इसमें बहुत सारे उपयोग लिखे हैं, आप जो है 4 अंक के हिसाब से 4 या 5 उपयोग लिख दीजिएगा। औषधि के रूप में तो अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कवकों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। फिर भूमि की उर्वरता देखते हैं। तो कवक कई सड़े गले पदार्थों का अपघटन करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी इनका इस्तेमाल होता है, जैसे बेकरी उद्योग में है, शराब उद्योग में है, रासायनिक उद्योग में है, पनीर उद्योग में है, इंजाइम बनाने में है, वर्णकों का रंगों के निर्माण में है। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। फिर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी कवकों का उपयोग होता है। कई कवक जैसे रोडोटुरुला नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। फिर ये हार्मोन के निर्माण में, जैसे जिब्रेलिन नामक हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। फिर ये अनुसंधान क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे न्यूरोस्पोरा जैसे कई कवकों का उपयोग अनुवांशिकी तथा कई अनुसंधानों में किया जा रहा है।
फिर ये वातावरण को शुद्ध करने में भी इनका प्रयोग होता है, कवक अपघटन द्वारा वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। फिर ये जैविक नियंत्रण में भी इनका प्रयोग होता है, जब एक जीव द्वारा बना पदार्थ दूसरे जीव को नष्ट कर देता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैविक नियंत्रण कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है पुनर्संयोजन डीएनए क्या है, इसके निर्माण के चरणों का उल्लेख कीजिए, अथवा डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है इसको समझाइए, अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो चलिए इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट कराकर एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहलाता है। तो इस तरह से हम कोई जीनोम है या जीन का टुकड़ा है उसको डीएनए में प्रविष्ट करा करके नया डीएनए बना लेते हैं और वो अपने लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है, तो इस तकनीक को हम डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहते हैं। अब इस तकनीक के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसके विभिन्न चरण को समझते हैं। तो देखिए, विदेशज डीएनए का चयन जिसकी क्लोनिंग करनी होती है, तो जिसका हमको क्लोनिंग करना होता है उस तरह के एक फॉरेन डीएनए का हम चयन करते हैं। फिर चयन करने के बाद क्या करते हैं, प्लाज्मिड या लेमडा फेज या कास्मिड में से किसी एक का वाहक के रूप में चयन करते हैं। अब जो इसको ले जाएगा उस तरह का एक वाहक हम यूज करते हैं। दूसरा फिर तीसरा हमारा चरण क्या है, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से, वेक्टर डीएनए माने वाहक डीएनए से हम जोड़ करके पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पोषक कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का हम स्थानांतरण कर देते हैं। अब यहाँ पर रूपांतरित कोशिकाओं का हम चयन करते हैं कि किन कोशिकाओं में ये बदलाव हुआ है। जीन पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा इंसुलिन जीन जीवाणु में प्रवेश होने की प्रक्रिया। तो चलिए किस तरह से इंसुलिन हम बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। अब इसमें एक उदाहरण देखते हैं जिसमें डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक या डीएनए संयोजन तकनीक के द्वारा इंसुलिन का निर्माण कैसे कराया गया है उसको हम चित्रात्मक निरूपण में देखते हैं। चाहें तो आप इसका शब्द भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डीएनए का चयन करते हैं कि कहाँ से हम जो है डीएनए में परिवर्तन करेंगे। तो एक फॉरेन डीएनए लेते हैं ये चूहा से, और इसमें जो है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम होता है जो इसके डीएनए खंडों के छोटे से भाग को अलग कर देता है। अब हम क्या करते हैं, इकोलाई के प्लाज्मिड जो इसका वाहक का काम करेगा उसको हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद यहाँ पर हम दोनों को मिला देंगे। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर आपस में जब ये मिलते हैं तो जो लिगेज इंजाइम है ये जो टूटी हुई पट्टियाँ हैं इनको लगातार करता है, क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जब ये जुड़ जाता है तो यहाँ पर एक इंसुलिन जीन बन जाता है। अब ये इंसुलिन जीन कहाँ बना है, इकोलाई में। इकोलाई का जो इंसुलिन जीन है इसको फिर हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं या दूसरे जीन में जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर इसको स्थापित कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पादपों में शाकाहारिता हर्बीवोरी के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियाँ बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से जो है शाकाहारियों से पेड़ पौधों को बचाएंगे, इस तरह का प्रश्न है। क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, उसको खाते रहते हैं जिससे पेड़ पौधों को नुकसान होता है। तो इसके लिए पेड़ पौधे अपने में कौन सी विधियाँ विकसित कर लिए हैं उसको समझते हैं। तो पादपों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी होते हैं क्योंकि उन्हीं को खाते हैं। लगभग 25% कीट पादप भक्षी हैं, अर्थात वो पादप रस एवं पौधों के अन्य भाग को खाते हैं। पौधों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वो अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते। इसलिए पादपों ने अपने बचाव के लिए आकार की एवं रासायनिक रक्षा विधियां व्यक्त कर दी हैं। कुछ अपनी संरचना बदल ली हैं, कुछ रसायनों का निर्माण कर लिए हैं। चलिए इसको समझते हैं कैसे। रक्षा के लिए सबसे पहले सामान्य आकार की साधन कांटे हैं। बेर की झाड़ी में भी कांटे होते हैं, तो इस तरह से जो है कांटे निर्माण करके अपनी वो रक्षा करते हैं। अनेक पौधे इस प्रकार के रसायन उत्पन्न करते हैं कि जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, अर्थात वो शाकाहारी से बचे रहते हैं। जैसे खेत में युगे हुए आक खरपतवार अधिक विषैले ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करते जिसके कारण कोई भी पशु इन पौधों को नहीं खाता है। इसके और पौधों में अनेक रसायन जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, अफीम आदि प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये रसायन चरने वाले प्राणियों से बचने की रक्षा विधियां हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी रक्षा विधियां तैयार कर ली हैं शाकाहारियों से बचने के लिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, उपयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का वर्णन करना है।
तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। चलिए इसमें देखते हैं। प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चरघातांक की वृद्धि होती रहे। चरघातांकी की वृद्धि का मतलब है कि वो तेजी गति से जो है किसी समष्टि का विकास होता है जब उसमें असीमित संसाधन होते हैं। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा स्पष्ट होती है, और यदि संसाधन सीमित हो जाए तो जीव जंतु आपस में ही व्यष्टि में क्या करते हैं, इस प्रतिस्पर्धा करते हैं। हवा के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए, इन सभी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जब संसाधन सीमित होता है। और उस प्रतिस्पर्धा में जो योग्यतम होगा वो अपनी व्यष्टि को बना करके रहेगा, जीवित रखेगा, और इसके आगे फिर वृद्धि संभव नहीं होती है। इस सीमा की प्रकृति को पोषण क्षमता मान लेते हैं। तो जो ये सीमा है जिसके अंदर ये पोषण हो रहा है जीव जंतुओं का, उसको हम मान लेते हैं सीमा की प्रकृति, पोषण क्षमता। इसको हम किससे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमको ये ग्राफ बनाना है कि यहाँ पर ये समष्टि का विकास होता गया, इसके बाद ये स्थिर हो जाता है, जहाँ पर ये इस तरह से हमको ये चित्र बना देना। तो ये समष्टि का घनत्व है, ये समय के साथ इसमें परिवर्तन है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चाताप प्रवस्था दर्शाती है। पश्चाताप प्रवस्था का मतलब ये है कि यदि हम धीरे धीरे समष्टि बढ़ रही तो शुरू में जो इसका क्रम है, ग्रोथ है, वो बिल्कुल क्या रहेगा, धीरे। तो यहाँ तक की जो अवस्था होती है, ये कौन सी अवस्था कहला गई, पश्चाता अवस्था कहला गई। इसके बाद यहाँ पर जो हम यहाँ पर चलते हैं तो ये एक तरह की मंदन और त्वरण होता है, माने ये चरघातांक की वृद्धि को बताता है। लास्ट में फिर जो समष्टि की संख्या होती स्थिर हो जाती है, ये वक्र जो कहलाता है ये अंतरस्पर्शी कहलाता है, और ये सीमा कारक के बराबर हो जाता है। इसकी सीमा यहाँ से खत्म हो जाती है। इसके बाद समष्टि के पास भोजन, आवास और इसकी व्यवस्था नहीं होती है कि न्याय जीव यहाँ पर आ जाए। बस इसी चीज को हमको यहाँ पर वर्णन करना है। तो सबसे पहली प्रवस्था क्या हो गई, लैग फेज कहला गई। इसके बाद त्वरण और मंदन होता है, तो माने इसमें वृद्धि ज़्यादा होती है। फिर अंततः अनंत स्पर्शी प्रवस्था आती है, जब समष्टि के घनत्व की पोषण क्षमता पूरी अंतिम तक पहुंच जाती है, उसके बाद उसकी क्षमता नहीं रहती है। तो समय टी और समष्टि एन के आरेख प्लाट को सिग्माइड वक्र के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ये सिग्माइड वक्र का मतलब यही है कि ये एस जैसे जो वक्र बनता है, तो इस तरह से ये जो है एन का, समष्टि का और समय के बीच का ये वक्र है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस प्रकार की समष्टि वृद्धि विहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है, और निम्नलिखित समीकरण द्वारा इसमें वर्णित करते हैं। तो डी एन अपॉन डी टी मानी समष्टि में परिवर्तन है, आर जो है ट्रांजिटिक जो है इंट्रिंजिक दर है, प्राकृतिक वृद्धि दर, के जो है सीमा कारक है, और एन जो है वो सृष्टि के समष्टि की संख्या है। तो इस तरह से इस सूत्र बनाते हैं। यहाँ पर हमको बता देना कि एन समय टी पर समष्टि का घनत्व है, आर प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंजिक दर है, और प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंजिक दर का मतलब यही होता है बी माइनस डी, समष्टि में जन्म लिए जीवों की संख्या और उसमें मरे हुए जीवों की संख्या, निश्चित समय के जो अंतर होता है उसको हम प्राकृतिक वृद्धि की दर बोलते हैं। और के का मतलब क्या है, यहाँ पोषण क्षमता है। अब हमारे पास प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से क्या तात्पर्य है, किसी पारितंत्र में विभिन्न कोशी स्तरों पर ऊर्जा का किस प्रकार से ह्रास होता है, उदाहरण दे के समझाइए। तो ऊर्जा कैसे पोषी स्तरों में पहुंचती है या किस प्रकार से ह्रास होता है, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह समझते हैं कि होता क्या है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर भोजन के रूप में स्थानांतरण होने की क्रिया को ऊर्जा प्रवाह करते हैं। तो जैसे सूर्य से जो पेड़ पौधे ऊर्जा लेते हैं तो वो उत्पादक कहला गए। तो सूर्य हुआ, सूर्य के बाद उत्पादक हुए, उत्पादक के बाद विभिन्न उपभोक्ता हुए, अपघटक हुए। इनमें ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है भोजन के रूप में होता है। इसे ही क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह। तो अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। फिर पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का 1 या 2% भाग हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा संग्रह कर लेते हैं तथा भोज्य पदार्थों के रूप में इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। अब ऊर्जा का ह्रास कैसा होता है, तो डॉक्टर कैलाश चंद्र के अनुसार पौधे द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में संचित ऊर्जा का लगभग 90% भाग स्वयं की जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग कर लेते हैं।
तो 90% भाग तो स्वयं पेड़ पौधे अपने लिए ही उपयोग कर लेते हैं। शेष जो 10% भाग संचित होता है भोज्य पदार्थ के रूप में, वो प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता भी इस ऊर्जा का 90% भाग स्वयं की जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग कर लेते हैं और शेष 10% अगली पारितंत्र श्रेणी को स्थानांतरित कर देते हैं, माने द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह से जो है ये स्थानांतरित कर देते हैं। पारितंत्र में यही क्रम क्या होता है, चलता रहता है और अंत में अपघटक मृत जीवों के शरीर में बची शेष ऊर्जा का कुछ भाग को बाहरी वातावरण में मुक्त कर देते हैं और कुछ का स्वयं उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशी बना रहता है। प्रत्येक स्तर में इसमें कमी आती है, अतः पारितंत्र में आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होगा। अब यहाँ पर ये ऊर्जा के ह्रास का चित्र बना है, ये संख्या आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ जूल की जो है ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। इसका जो है 1% जो ऊर्जा है वो पेड़ पौधे ले लेते हैं, तो ये क्या कहलाए, उत्पादक। उत्पादक को इसमें से 10,000 जूल की ऊर्जा मिलती है। फिर ये पेड़ पौधों को जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो खाते हैं, तो केवल इसका 10%, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 हो गया। इतनी ऊर्जा किस में चली जाएगी, ये प्राथमिक उपभोक्ता में चली जाएगी। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, तो इसका 10% माने 100 जूल की ऊर्जा इनको मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो इनको खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता को, तो 10 जूल की ऊर्जा इसमें मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो 10% का ऊर्जा का नियम है ये उत्तरोत्तर चलता जाता है। प्रत्येक श्रेणी में जो है 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, जो जैविक क्रियाओं में उपयोग कर लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न है स्वस्थाने एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर लिखना है। तो देखते हैं, नाम में ही है स्वस्थाने, बाह्य स्थानीय स्वयं के स्थान पर संरक्षण, और यदि हम कहीं अलग जगह बना लेते हैं स्थान तो हम उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। और संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना। तो किसको सुरक्षित रखेंगे, समझेंगे। यह पूरे पारितंत्र का संरक्षण है। इसमें जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित रखते हैं। तो जिस वातावरण में कोई जीव जंतु रहता है उसी वातावरण में उसको हम क्या कहते हैं, संरक्षित करते हैं, तो उसको हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसमें किसी प्रजाति विशेष का संरक्षण होता है जिसमें जीव को उसके मूल स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य स्थान। तो इसमें मूल स्थान ही लेते हैं और इसमें अन्यत्र स्थान ले लेते हैं। इसमें किसी प्रजाति का संरक्षण करने पर उसके साथ पारस्परिक संबंध वाली सभी प्रजातियों का संरक्षण स्वयं ही हो जाता है। तो एक भूभाग को यदि हम संरक्षित कर रहे हैं, यदि हमने टाइगर रिजर्व बना दिया है, तो उसके साथ जितना भी भाग है, पेड़ पौधे और भी जीव जंतु, वो सारी चीज़ें एक साथ ही संरक्षित हो जाती हैं। यदि हम दूसरे स्थान पर ले गए हैं किसी प्रजाति को, तो उसमें केवल प्रजाति का ही संरक्षण होता है। जीवों की बड़ी संख्या कम रख रखाव में संरक्षित हो जाती है स्वस्थानी वाले में। प्रत्येक प्रजाति के रख रखाव हेतु व्यापक प्रबंध करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके अनुसार अनुकूलन हमको तैयार करना होता है। इसमें जीवों का स्वास्थ्य और गुणवत्ता अधिक होती है, इसमें जीवों का स्वास्थ्य और गुणवत्ता कम होती है। इन जीवों में अनुकूलन क्षमता अधिक होती है, इन जीवों की अनुकूलन क्षमता कम होती है। उदाहरण बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, अभयारण्य, ये सभी जो हैं स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। वनस्पतिक उद्यान, जंतु पार्क, जीन बैंक, ये जो हैं ये बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। अब चलिए यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, जातीय क्षेत्र संबंध में समासरण रिग्रेशन की ढलान का क्या महत्व है। तो चलिए इसको देखते हैं। जर्मनी के महान प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के जंगलों का गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र में जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे जाति की समृद्धि का आकार भी बढ़ता जाता है। जाति समृद्धि और क्षेत्र के बीच संबंध जो होता है वो आयताकार और अतिपरवलय होता है तथा लघुगणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है, जो कि निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित है। तो ये log s बराबर log c प्लस जेड log a, ये इस तरह का सूत्र होता है, जहाँ पर s का मतलब जाति वृद्धि है, a का मतलब कितना क्षेत्र है और z का मतलब समासरण गुणांक है और s का मतलब जो यहाँ पर है y का अंतः खंड है। अब चलिए इसमें हम ये ग्राफ देख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। जब लाग पैमाना में लेते हैं तो ये सरल रेखा प्राप्त होता है और बिना लाग का ये जो होता है अतिपरवलयाकार। तो ये अतिपरवलयाकार एक ग्राफ होता है, लाग पैमाने में ये सरल रेखा होता है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने बताया कि
कि जेड का मान 0.1 से 0.2 के बीच होता है तथा समसरण रेखा ढलान एक जैसी होती है, भले ही वर्ग की समूह अथवा क्षेत्र कुछ भी हो, ये पूरे विश्व के लिए एक जैसा है। यदि हम किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप के जाति क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं, तब जेड की परास 0.6 से 1.2 तक होती है और समसरण रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी रेखा हो जाती है। उदाहरण, विभिन्न महाद्वीपों के उष्ण कटिबंध